हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद फरमान और मैं आप सभी का यूनिक सक्सेस पॉइंट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है जंतु एवं पौधों में लैंगिकता। फ्रेंड्स, ये हमारा 12th क्लास का बायोलॉजी का सिलेबस चल रहा है, जिसमें हम अब बायोलॉजी क्लास का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इस यानी कि जीवों में जनन। ठीक है फ्रेंड्स, हमने पिछली 3 वीडियो में बहुत कुछ पढ़ा। हमने पढ़ा था जनन कितने प्रकार का होता है, हमने लैंगिक जनन देखा, अलैंगिक जनन देखा, अलैंगिक जनन के कुछ प्रकार पढ़े, हमने लैंगिक जनन की भी थोड़ी सी पढ़ लिया था हमने लैंगिक जनन भी, जिसमें हमने लैंगिक जनन की डेफिनेशन देखी थी। मैंने आपको लैंगिक जनन की घटनाएं बताई थी। लैंगिक जनन में 3 घटनाएं होती है। पहली घटना थी आपकी निषेचन पूर्व घटना, दूसरी घटना थी आपकी निषेचन, और तीसरी घटना थी निषेचन पश्च घटना। तो हमने सिर्फ एक पढ़ी थी, हमने एक घटना पढ़ चुके थे हम पिछली वीडियो में, जो थी आपकी निषेचन पूर्व घटना, जिसके अंदर हमने दो चीज़ें पढ़ी थी। एक तो पढ़ा था हमने युग्मकों का जनन, और दूसरा पढ़ा था हमने इस युग्मक स्थानांतरण। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक आता है जिसका नाम है जंतु एवं पौधों में लैंगिकता। फ्रेंड्स, मैं आपसे इससे पहले कुछ कहना चाहता हूं। आप सबसे पहले मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बताएं आपको वीडियो कैसे लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करें। और वीडियो में आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसको सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जंतुओं एवं पौधों में लैंगिकता, यानी लिंग के बेस पर आपके जंतु और पौधे कितनी तरह के होते हैं। अगर हम लिंग के बेस पर देखें तो जंतु कितनी तरह के होंगे, और लिंग के ही बेस पर आपके जो पादप होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो कितनी तरह के होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो पहला है हमारा जंतुओं में लैंगिकता। आपके जो जंतु होते हैं उसमें लैंगिकता, उसके बेस से लैंगिकता के बेस पर आपके जंतु जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें लिखना स्टार्ट करेंगे। इसमें लिखेंगे लिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर जंतु 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम लिंग के बेस पर देखें तो जंतु जो होंगे वो 2 प्रकार के होंगे। एक तो होता है आपका एकलिंगी, और दूसरा होता है आपका द्विलिंगी। एकलिंगी का मतलब है वे जंतु जिसमें सिर्फ एक ही सेक्स हो, उसके अंदर या तो वो मेल हो या फिर फीमेल हो, उसको बोलते हैं एकलिंगी प्राणी। ओके फ्रेंड्स, और द्विलिंगी वो होता है जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों तरह के सेक्स पाए जाए, उसको बोलते हैं हम द्विलिंगी प्राणी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें लिखेंगे ए। आपका ए जो होगा वो होगा एक लिंगी प्राणी। एक लिंगी प्राणी, एक लिंगी का मतलब है जिसके अंदर सिर्फ एक सेक्स हो, वो होते हैं आपके एक लिंगी प्राणी। इसमें लिखेंगे वे जीव जिनके शरीर में एक ही प्रकार के जनन अंग पाए जाते हैं तथा वे एक ही प्रकार के युग्मक पैदा करते हैं, उन्हें एक लिंगी जीव कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, समझे? वे जीव जिनके अंदर सिर्फ एक ही प्रकार का जनन अंग हो, यानी कि या तो उसके अंदर मादा का जनन अंग हो या उसके अंदर नर का जनन अंग हो, और वो सिर्फ एक ही प्रकार के युग्मकों को पैदा कर सके, उनको बोलते हैं हम एक लिंगी प्राणी। सपोज दैट ह्यूमन, जैसे कि इंसान मनुष्य होता है, तो मनुष्य क्या है, एक लिंगी प्राणी है, क्योंकि उसके अंदर जो है वो आपका एक ही लिंग के एक ही के पाया जाएगा। जो जनन अंग होगा या तो वो मेल का होगा या फिर वो फीमेल का होगा। ओके फ्रेंड्स, इसमें लिखेंगे बेजीव जिनके शरीर में एक ही प्रकार का जनन अंग पाया जाता है और यह
एक ही प्रकार का युग्मक पैदा कर सकता है। ऐसे जीव एक लिंगी जीव कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या पढ़ना है हम? जंतुओं में लैंगिकता, यानी लैंगिकता के बेस पर जो आपके जंतु होते हैं, जो आपके एनिमल्स होते हैं, वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो हम पढ़ेंगे, ये होते हैं आपके 2 टाइप्स के, 2 तरह के होते हैं। पहला होता है आपका एकलिंगी प्राणी, वे जीव जिनके अंदर एक ही प्रकार का जनन अंग हो, या तो उसके अंदर मादा का हो या उसके अंदर नर का हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं एकलिंगी जीव बोलते हैं उसको। ठीक है, और इनके अंदर जो है एक ही ये वो जीव होते हैं जो सिर्फ एक ही प्रकार के युग्मक को पैदा कर सकते हैं। ठीक है, उदाहरण में लिख लेते हैं हम। उदाहरण में लिखेंगे नंबर 1। उदाहरण में आएगा आपका स्तनधारी। इसको फ्रेंड्स ऊपर लिख लेते हैं, ज़्यादा नीचे हो रहा है, इसको मिटा देते हैं यहाँ से, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। उदाहरण आपका एग्जाम्पल है स्तनधारी जंतु। जितने भी आपके मैमल्स होते हैं, जितने भी आपके स्तनधारी जंतु हैं, सारे के सारे कैसे होते हैं? वो एक लिंगी प्राणी होते हैं। और एक को लिख लीजिए आप, एक लिख लेते हैं हम तिलचट्टा। जो आपका तिलचट्टा एक जीव होता है, वो जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैट बॉम्ब, तिलचट्टा। ये तिलचट्टा और आपका स्तनधारी जंतु, ये कैसे होते हैं? आपके एकलिंगी प्राणी होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमने एकलिंगी प्राणी देख लिया। अब देखेंगे हम नंबर 2 द्विलिंगी प्राणी। नंबर 2 पे आता है आपका बी पे आता है आपका द्विलिंगी प्राणी। ठीक है फ्रेंड्स, आता है हमारा द्विलिंगी प्राणी। द्विलिंगी प्राणी कौन होते हैं? ऐसे जीव जिनके अंदर दोनों तरह के दोनों ही जनन अंग पाए जाएं, आपका मेल का भी और आपका फीमेल का भी, तो उनको बोलते हैं द्विलिंगी प्राणी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अंदर लिखेंगे वे जीव जिनके शरीर में नर एवं मादा दोनों जीवों के जननांग पाए जाते हैं तथा वे नर एवं मादा दोनों प्रकार के युग्मक पैदा करते हैं, द्विलिंगी प्राणी कहलाते हैं। ओके फ्रेंड्स, लिखते हैं इसके अंदर वे जीव जिनके शरीर में नर एवं मादा दोनों ही के जनांग मतलब होता है जनन अंग पाए जाते हैं और ये दोनों ही तरह के गुणसूत्र
सॉरी यहाँ पर गुणसूत्र नहीं आएगा, युग्मक आएगा। दोनों ही तरह के युग्मक पैदा कर सकते हैं, द्विलिंगी प्राणी कहलाते हैं। द्विलिंगी जीव कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे जीव जिनके शरीर में नर एवं मादा दोनों के जननांग पाए जाते हैं और ये दोनों ही तरह के युग्मक पैदा कर सके, यानी कि ये नर का युग्मक भी बना सके और आपके मादा का युग्मक भी बना सके, उनको बोलते हैं द्विलिंगी, उनको द्विलिंगी जीव कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक ऐसा जीव जिसके अंदर क्या हो, जिसके अंदर मादा का भी जननांग हो और जिसके अंदर नर का भी जननांग हो और वो मादा का युग्मक भी बना सके और नर का युग्मक भी बना सके, उसको बोलते हैं द्विलिंगी प्राणी। ठीक है फ्रेंड, इसका आपका एग्जाम्पल है हाइड्रा एंड केंचुआ। जो आपका केंचुआ होता है ना, जिसको अर्थवर्म बोलते हैं, जो आपका केंचुआ होता है अर्थवर्म, वो भी आपका एग्जाम्पल है द्विलिंगी का। उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों ही पाए जाते हैं। एक के ही अंदर उसके एक जो उसके दो सिरे दो एंड होते हैं ना, एक एंड की तरफ उसका मेल होता है और दूसरे एंड की तरफ उसका फीमेल होता है। वो वहीं से उसकी निषेचन की क्रिया हो जाती है और नया जीव बन जाता है। और आपका दूसरा एग्जाम्पल है हाइड्रा। हाइड्रा में भी ऐसे होता है, हाइड्रा में भी आपका मेल और फीमेल एक ही जीव के अंदर होता है। तो इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, उदाहरण में लिखेंगे आप द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण है आपका नंबर 1 हाइड्रा और नंबर 2 है आपका केंचुआ। नंबर 1 है आपका हाइड्रा और नंबर 2 है आपका केंचुआ। ओके फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा जंतु एवं पौधों में लैंगिकता। तो पहला टॉपिक था हमारा जंतुओं में लैंगिकता। हमने जंतुओं में लैंगिकता कितने देखे थे? हमने लैंगिकता के बेस पर जो हमने जंतु देखे थे वो 2 तरह के देखे थे। एक तो आपका आया था एकलिंगी प्राणी, दूसरा था आपका द्विलिंगी प्राणी। एकलिंगी प्राणी वो होते हैं जिनमें एक ही तरह के जननांग पाए जाए, या तो वो नर हो या फिर वो मादा हो, उसको बोलते हैं एकलिंगी प्राणी। जो कि सिर्फ एक ही तरह के जननांग पाए जाए और वो एक ही तरह के युग्मकों को पैदा कर सके, बना सके, उसको बोलते हैं हम एकलिंगी प्राणी। जैसे कि आपके इस जितने भी स्तनधारी होते हैं, जितनी मैमल्स आते हैं, मैमल्स यानी कि स्तनधारी, जैसे कि ह्यूमन है, आपके कोई भी जानवर है जैसे कि कुत्ता बिल्ली होते हैं, ये सब क्या होते हैं? आपके एकलिंगी प्राणी होते हैं। और द्विलिंगी प्राणी वो होते हैं जिनके शरीर में दोनों ही नर एवं मादा दोनों के जननांग पाए जाते हैं और पाए नहीं जाते हैं, बल्कि दोनों से ही दोनों तरह के युग्मक ये बना सके, नर का युग्मक भी बना सके और ये मादा का युग्मक भी बना सके, उसको बोलते हैं द्विलिंगी प्राणी या द्विलिंगी जीव कहते हैं। इसका जो एग्जांपल है, इसका जो उदाहरण है आपका, एक है हाइड्रा, दूसरा है आपका केंचुआ। ये थे आपके जंतु लैंगिकता के बेस पर। और नंबर 2 आता है आपका, ये हमने जंतु पढ़ लिया और दूसरे पढ़ेंगे हम क्या? पौधे। पौधे जो होते हैं आपके लैंगिकता के बेस पर वो कितनी तरह के होते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए पौधों में लैंगिकता या पादपों में लैंगिकता। पादप आपके पौधों को ही कहा जाता है। पादपों में लैंगिकता, आपके लैंगिकता के बेस पर जो आपके पौधे जो होते हैं ना, ये भी आपके 2 ही तरह के होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लिखेंगे इसमें लैंगिकता के आधार पर पौधे 2 तरह के होते हैं। आपके लैंगिकता के जो आधार पर होंगे पौधे जो होंगे वो आपके 2 तरह के होंगे। नंबर 1 होता है आपका एकलिंगी पुष्प। एकलिंगी पुष्प नंबर 1 है आपका एकलिंगी पुष्पीय पौधे
पुष्पीय पौधे। नंबर 1 है आपका एक लिंगी पुष्पीय पौधे, एक ऐसा पौधा जिसका पुष्प, जिसका फूल जो हो वो कैसा हो, एक लिंगी हो। आपका जो प्लांट होता है ना, उसमें जो नर एवं मादा जो उसका पार्ट होता है वो उसके पुष्प में होता है। ऐसे प्लांट होते हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसके पुष्प में सिर्फ एक ही तरह का सेक्स होगा, या तो वो मेल होगा या फिर वो फीमेल होगा। और कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिसमें दोनों तरह के सेक्स होते हैं, यानी द्विलिंगी होती हैं। जैसे कि दोनों तरह के होंगे उसमें, और उसमें नर भी होगा और मादा भी होगा, दोनों तरह के उसके अंदर युग्मक बनेंगे और एक ही से उसके अंदर निषेचन हो जाता है, जिसको अंतःनिषेचन बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे की बात है वो आगे पढ़ेंगे। जो आपका अगला चैप्टर है पुष्पी पौधे लैंगिक जनन, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, उसमें आएगा आपका डिटेल्स में कि पौधों में जो लैंगिक जनन होता है वो किस तरह से होता है। ओके फ्रेंड्स, ये देख लिया हमने, क्या देखा, एक लिंगी पुष्पीय पौधे। इसमें लिखेंगे ऐसे पुष्प जिनमें या तो पुंकेसर हो या स्त्री केसर हो, एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। ऐसे पुष्प जिनमें या तो पुंकेसर हो, पुंकेसर बोलते हैं जो आपका फूल होता है, जो आपका पुष्प होता है, उसका जो मेल पार्ट होता है उसको बोलते हैं पुंकेसर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंथर, उसको बोलते हैं पुंकेसर। और जो उसका फीमेल पार्ट होता है उसको बोलते हैं ओवरी, जिसको हिंदी में कहते हैं स्त्री केसर। ओके फ्रेंड्स, इसमें लिखेंगे, यहाँ से पौधे काट दीजिए, ये सिर्फ पुष्प रहने दीजिए, एक लिंगी पुष्प ज़्यादा बेहतर रहेगा यहाँ पर, क्योंकि आपका पौधे में जो होता है ना, आपको वो पुष्प डिसाइड करता है कि वो एक लिंगी है या द्विलिंगी है। इसके अंदर लिखते हैं ऐसे पुष्प जिनमें एक ही जननांग हो, या तो पुंकेसर हो या स्त्री केसर हो, या तो पुंकेसर हो या स्त्री केसर हो। एक लिंगी पुष्प कौन होते हैं? ऐसे पुष्प जिनमें एक ही जननांग हो, उनका जननांग उसमें क्या होना चाहिए? ये एक ही होना चाहिए। या तो पुंकेसर हो यानी कि एंथर मेल पार्ट, या स्त्री केसर हो यानी कि ओवरी, जो कि आपके पुष्प का फीमेल पार्ट होता है उसको बोलते हैं स्त्री केसर, और जो आपका मेल पार्ट होता है उसको बोलते हैं पुंकेसर। जो आपका नर युग्मक बनेगा वो बनेगा पुंकेसर के अंदर, और जो मादा युग्मक बनता है वो बनता है स्त्री केसर के अंदर। और इसका जो उदाहरण है वो है आपका मक्का, पपीता और शहतूत। जो उसका उदाहरण है आपके ऐसे प्लांट जिनके पुष्प एक लिंगी होते हैं वो है आपका कौन कौन है? जैसे कि मक्का का पेड़ होता है आपका, और नंबर 2 है आपका क्या होता है? पपीता है, शहतूत है। उदाहरण में लिखेंगे इसमें मक्का, पपीता, मक्का और पपीता और शहतूत। ये आपके ऐसे प्लांट हैं जो कि जिनके पुष्प कैसे होते हैं? एक लिंगी होते हैं। ओके फ्रेंड्स, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं पादपों में लैंगिकता, और लैंगिकता के बेस पे जो आपके पादप होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। पहला है आपका एक लिंगी पुष्प, ऐसे पुष्प जिनमें एक ही जननांग हो, या तो उसके अंदर पुंकेसर हो या उसके अंदर स्त्री केसर हो, यानी कि या तो उसके अंदर मेल पार्ट हो या फिर उसके अंदर फीमेल पार्ट हो, उनको बोलते हैं आप एक लिंगी पुष्प। जिसका एग्जाम्पल है हमारा कौन कौन है एग्जाम्पल? इसका एग्जाम्पल है हमारा मक्का, पपीता एंड शहतूत। उसके बाद हमारा अगला आता है एक लिंगी पुष्प हो गए, दूसरा आएगा हमारा द्विलिंगी पुष्प। ऐसे पुष्प जिनके अंदर दोनों ही जननांग हो, यानी कि जिसके अंदर पुंकेसर भी हो और स्त्री केसर भी हो, उनको बोलते हैं हम द्विलिंगी पुष्प। तो अगली हेडिंग है हमारी द्विलिंगी पुष्प। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर लिखेंगे ऐसे पुष्प जिनमें स्त्री केसर एवं पुंकेसर दोनों भाग पाए जाते हैं द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। ऐसे पुष्प
जिनमें पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर दोनों भाग पाए जाते हैं। ऐसे पुष्प जिनमें पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर दोनों भाग पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। और इसका आपका उदाहरण है, इसका उदाहरण है आपका मटर और गुड़हल। जो आपका मटर होता है पी, वो आपका उसका जो प्लांट होता है उस पर जो फ्लावर्स आते हैं वो कैसे होते हैं आपके? वो द्विलिंगी होते हैं। और जो आपका गुड़हल का जो पुष्प होता है, जो फ्लावर होता है उसके भी उसके जो होता है वो कैसा होता है आपका? द्विलिंगी होता है। उसमें नर एवं मादा दोनों पार्ट पाए जाते हैं। तो उदाहरण लिखेंगे मटर एंड गुड़हल। मटर एवं गुड़हल। ओके फ्रेंड्स, ये था हमारा लैंगिकता के बेस पर हमें जंतु और पादपों को हमने क्लासिफाई कर दिया। पहले हमने पढ़ा था जंतुओं को। जंतु भी आपके लैंगिकता के बेस पर दो तरह के थे। एक था आपका एकलिंगी, दूसरा था आपका द्विलिंगी। एकलिंगी वो था जिसके अंदर एक जननांग था। द्विलिंगी वो था जिसके अंदर दोनों जननांग थे और दोनों ही जननांगों से वो दोनों तरह के युग्मकों को बना रहा था। एकलिंगी का उदाहरण था आपका सारे ही स्तनधारी थे और आपका था तिलचट्टा। और द्विलिंगी का उदाहरण था आपका हाइड्रा और केंचुआ। उसके बाद हमने पढ़ा पादपों में लैंगिकता के बेस पर जो आपके पादप जो होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं आपके, वो भी दो तरह के होते हैं। एक तो वो होता है जिनमें सिर्फ या तो स्त्रीकेसर पाया जाता है या फिर पुंकेसर पाया जाता है। पुंकेसर जो होता है वो आपके प्लांट का जो फ्लावर्स होता है उसका मेल पार्ट होता है, और जो आपका स्त्रीकेसर होता है वो उसका फीमेल पार्ट होता है। अगर उसके अंदर एक ही है, या पुंकेसर है या फिर स्त्रीकेसर है, तब तो हम उसको एकलिंगी कहेंगे। लेकिन अगर उसके अंदर दोनों हैं, यानी कि पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों ही हैं, दोनों ही प्रेजेंट है एक ही फ्लावर के अंदर, तो उसको हम द्विलिंगी कहते हैं। और द्विलिंगी का आपका जो एग्जाम्पल है वो है आपका मटर एंड गुड़हल। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। हमारा जो टॉपिक था जंतु एवं पौधों में लैंगिकता, वो चैप्टर हमारे यहाँ कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है वो है हमारा निषेचन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ओके फ्रेंड्स, अगला आपका टॉपिक है निषेचन, जो कि आपका लैंगिक जनन की दूसरी घटना होती है। लैंगिक जनन में हमने 3 घटना पढ़ी थी ना। एक थी हमारी निषेचन पूर्व घटना, एक थी हमारी निषेचन, और तीसरी थी हमारी निषेचन पश्च घटना। तो हमने निषेचन पूर्व घटना तो हमने पिछली वीडियो में देख ली थी। अब देखेंगे हम निषेचन। तो बी हेडिंग डालेंगे हम निषेचन। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। जब आपका नर युग्मक मादा युग्मक से मिल जाता है, उसके साथ जुड़ जाता है, तब वो आपकी क्रिया कहलाती है निषेचन। ठीक है फ्रेंड, जब आपका नर युग्मक मादा युग्मक के पास जाकर उसके साथ फ्यूज कर जाएगा, जुड़ जाएगा, तो वो आपकी जो क्रिया कहलाएगी वो कहलाएगी निषेचन। ठीक है फ्रेंड, लिखेंगे इसके अंदर नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोजन की क्रिया को
निषेचन कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। ओके फ्रेंड्स, निषेचन की क्रिया क्या होती है? जब नर युग्मक और मादा युग्मक संयोजन कर जाएं, जब आपका नर युग्मक और मादा युग्मक क्या कर जाए, जुड़ जाएं एक दूसरे से, जब आपका नर युग्मक मादा युग्मक के पास जाकर संयोजित हो जाता है, तो उस क्रिया को हम कहते हैं निषेचन। और इस क्रिया के रिजल्ट में आपका क्या बनता है? जब आपका निषेचन की क्रिया हो जाती है तो उसमें बनता है आपका युग्मनज। और युग्मनज आपका आगुणित होता है या द्विगुणित होता है? आपका युग्मनज जो होता है वो आपका द्विगुणित होता है। कैसा होता है? द्विगुणित, यानी कि उसके अंदर गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 2n होती है। ठीक है, तो इसको कहेंगे हम निषेचन। एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका ये एक नर था और एक ये मादा था। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्रिया क्या होती है आपकी? जब लैंगिक जनन होता है तो सबसे पहले क्रिया होती है आपकी, क्या होती है? निषेचन पूर्व क्रिया, निषेचन पूर्व क्रिया, निषेचन पूर्व घटना, जिसमें आपकी दो घटनाएं होती थी। एक था आपका युग्मक जनन और दूसरा था आपका युग्मक स्थानांतरण। तो पहले इससे क्या बनेगा? नर से आपका नर युग्मक, जिसको बोलते हैं शुक्राणु, शुक्राणु बन जाएगा। फिर उसके बाद आपका मादा से क्या बनेगा? आपका मादा युग्मक, यानी कि अंडाणु, आपका अंडाणु बन जाएगा। बन गया अंडाणु। ये कैसा होगा आपका? ये भी आगुणित होगा और ये भी आगुणित होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? आपका अर्धसूत्री विभाजन होता है। आपका जब नर युग्मक और मादा युग्मक जब बनते हैं ना, तो उसमें गुणसूत्र की संख्या जो होती है ना, वो आधी हो जाती है। कैसे होते हैं? ये आगुणित होते हैं। इसमें भी गुणसूत्र की संख्या n होगी और इसमें भी n होगी। ठीक है, यहाँ तक कि जो आपकी अभिक्रिया कहलाती है वो कहलाती है आपकी निषेचन पूर्व घटना। और इसके बाद एक घटना और होती है जिसको बोलते हैं युग्मक स्थानांतरण। जब आपका ये शुक्राणु, जब आपका शुक्राणु अंडाणु के पास चला जाएगा, जब आपका शुक्राणु मेल द्वारा फीमेल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जब आपका शुक्राणु क्या होगा? आपके नर से मादा में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, तब वो आपकी अभिक्रिया कहलाती है युग्मकों का स्थानांतरण, जहां पर आपकी निषेचन पूर्व घटना कंप्लीट हो जाती है। निषेचन पूर्व घटना में दो घटना होनी थी ना, एक तो होना था आपका युग्मकों का जनन और दूसरा था आपका युग्मकों का स्थानांतरण। तो युग्मक जनन हो गया और दूसरा क्या? आपका युग्मकों का स्थानांतरण, यानी कि शुक्राणु कहाँ पहुंच जाएगा? अंडाणु के पास। आपका जो नर है वो मादा के पास अपना शुक्राणु पहुंचा देगा। उसके बाद जब ये आपका शुक्राणु और अंडाणु, जब दोनों युग्मक क्या कर जाए, ये दोनों युग्मक क्या कर जाए? शुक्राणु अंडाणु से जाकर संयोजित हो जाए, इससे जाकर मिल जाए, तो क्या क्या कहलाती है वो अभिक्रिया? वो आपकी अभिक्रिया कहलाती है निषेचन। इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं निषेचन अभिक्रिया बोलते हैं, जब ये आपस में मिल जाती है। और इनके मिलने से आपका क्या बनता है? युग्मनज बनता है। युग्मनज बनता है, जो कि आपका क्या होता है? आपका द्विगुणित होता है। उसके अंदर गुणसूत्र की संख्या पूरी होती है 2n। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया? यहाँ तक नर से नर युग्मक बना, मादा से मादा युग्मक बना। ये युग्मक, नर युग्मक आपका मादा युग्मक के पास क्या कर दिया गया? स्थानांतरित कर दिया गया। यहाँ तक हो गई आपकी निषेचन पूर्व घटना। उसके बाद आपका निषेचन तब होता है जब आपका शुक्राणु अंडाणु से जाकर संयोजित कर जाता है। जब शुक्राणु अंडाणु के अंदर एंटर कर जाता है तब कहलाता है आपका निषेचन। निषेचन में, इसके परिणाम में, निषेचन के रिजल्ट में क्या बनता है? निषेचन के रिजल्ट में आपका युग्मनज बनता है, जो कि आपका कैसा होता है? ये द्विगुणित होता है। इसके अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो पूरी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया आपका निषेचन क्या होता है? इसके बाद लिखेंगे हम निषेचन के प्रकार। आपका जो निषेचन होता है वो कितने टाइप्स का होता है? टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, निषेचन के प्रकार। तो अगली हेडिंग होगी हमारी निषेचन के प्रकार। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है फ्रेंड्स, निषेचन जो है, निषेचन जो है वो आपका दो तरह का होता है। लिखेंगे इसके अंदर, ये है दो तरह का होता है। निषेचन जो होता है आपका
दो तरह का होता है। नंबर 1 होता है आपका बाह्य निषेचन और नंबर 2 होता है आपका आंतरिक निषेचन, अंतःनिषेचन। जब आपके शरीर के बाहर, जब मादा शरीर के बाहर निषेचन हो तो उसको बोलते हैं हम बाह्य निषेचन। इसमें क्या होता है, इसमें आपका मादा और नर दोनों ही अपने अपने युग्मकों को क्या कर देते हैं, अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं और वो दोनों ही शरीर के बाहर क्या कर जाते हैं, निषेचन कर जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तब उसको बोलते हैं बाह्य निषेचन। और अंतःनिषेचन में क्या होता है, अंतःनिषेचन में आपका जो नर जो होगा वो अपने युग्मक को मादा के शरीर में एंटर कराता, मादा के शरीर में स्थानांतरित कर देता है, मादा के शरीर में अपने युग्मक को क्या करेगा, स्थानांतरित कर देगा, तब बोलेंगे उसको अंतःनिषेचन। ठीक है फ्रेंड, तो पहला लिखेंगे हम क्या, ए में लिखेंगे आप बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन का मतलब है बॉडी के बाहर निषेचन हो, फीमेल बॉडी के बाहर निषेचन हो, उस क्रिया को बोलते हैं हम बाह्य निषेचन। इसमें लिखेंगे जब निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर हो तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। जब निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर हो तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। यानी कि ऐसे जीव हो जिनका निषेचन जो हो वो शरीर के बाहर होता हो, आपके उनको बोलते हैं बाह्य निषेचन। और इसका एग्जांपल है आपके जो मेंढक होते हैं, जितने भी आपके उभयचर जंतु हैं, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं एम्फीबियंस, सबके अंदर जो होता है वो कैसा होता है, बाह्य निषेचन होता है। और आपकी खुद इसका और कुछ आपकी मछलियां होती हैं जिनके अंदर निषेचन कैसा होता है, बाह्य होता है। तो उदाहरण में लिखेंगे हम मेंढक और कुछ मछलियां, सारी मछलियों में नहीं होता, कुछ मछलियों के अंदर होता है। मेंढक और कुछ मछलियां जो होती हैं आपके, ये ऐसे जंतु हैं जिनके अंदर जिनका निषेचन जो होता है वो बॉडी के बाहर होता है। बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है फ्रेंड। ओके फ्रेंड, ये कंप्लीट हो गया बाह्य निषेचन। इसके बाद आएगा हमारा क्या आएगा, बाह्य निषेचन के बाद आता है आपका अंतःनिषेचन। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा अंतःनिषेचन। अंतःनिषेचन क्या होता है, जब मादा शरीर के अंदर निषेचन की क्रिया होती है ना, तो उसको बोलते हैं हम अंतःनिषेचन। बी लिखेंगे अंतःनिषेचन। जब निषेचन की क्रिया मादा शरीर के अंदर होती है, इसे आंतरिक या अंतःनिषेचन कहते हैं। जब निषेचन की क्रिया मादा शरीर के अंदर हो तो इसे अंतःनिषेचन या आंतरिक निषेचन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अंतःनिषेचन क्या होता है, जब निषेचन की क्रिया मादा शरीर के अंदर हो तो इसे अंतःनिषेचन कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है,
इसका उदाहरण है आपका मनुष्य और बंदर। जितने भी मनुष्य हैं, बंदर है आपका, और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनके अंदर आंतरिक निषेचन होता है, अंतर निषेचन होता है। तो उदाहरण में लिखेंगे मनुष्य, बंदर। ओके फ्रेंड्स, ये था हमारा निषेचन, जो कि आपका लैंगिक जनन की दूसरी घटना है। पहली घटना तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी, और यह है आपकी निषेचन, जो कि लैंगिक जनन की दूसरी घटना है। निषेचन में क्या होता है? निषेचन उस क्रिया को बोलते हैं जिसमें नर युग्मक मादा युग्मक के साथ फ्यूज कर जाता है, संयोजित हो जाता है। उस अभिक्रिया को हम निषेचन कहते हैं। और हमने पढ़ा निषेचन जो होता है वो आपका दो प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका बाह्य निषेचन और एक होता है आपका अंतर निषेचन। बाह्य निषेचन कब होता है? जब मादा शरीर के बाहर निषेचन हो, यानी कि मादा भी अपना युग्मक जो हो, अपना अंडा जो हो वो छोड़ दे बाहर अपनी बॉडी के, और नर भी अपना शुक्राणु, अपना जो युग्मक हो उसको बाहर छोड़ दे बॉडी के, और वो कहीं जाकर एक दूसरे से फ्यूज कर जाए, एक दूसरे से जुड़ जाए, तो उसको बोलते हैं हम बाह्य निषेचन। और अंतर निषेचन क्या होता है? जब मादा शरीर के अंदर निषेचन होता है, जब नर जो हो अपना युग्मक, अपने शुक्राणु को मादा शरीर के अंदर छोड़े, मादा शरीर के अंदर स्थानांतरित कर दे अपने युग्मक को, अपने शुक्राणु को, उसको बोलते हैं हम अंतर निषेचन। ठीक है, और अंतर निषेचन का एग्जाम्पल है आपका मनुष्य और बंदर। ठीक है फ्रेंड, ये था हमारा लैंगिक जनन की दूसरी घटना, निषेचन। इसके बाद आती है हमारी लास्ट और इस चैप्टर का फाइनल टॉपिक है, जो है हमारा क्या है? निषेचन पूर्व निषेचन पश्च घटना, जिसको बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद अगली हेडिंग आपकी आती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अगली हेडिंग डालिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम निषेचन पश्च घटना। निषेचन पश्च घटना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है? निषेचन के पश्चात युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है तथा उससे नया जीव बनता है। इसे भ्रूणोद्भव कहते हैं, और इस पूरी घटना को हम बोलते हैं निषेचन पश्च घटना। निषेचन में क्या होता है? निषेचन में आपका जो युग्मक थे वो संयोजित होकर आपका क्या बना दिया था? युग्मनज बना दिया था। अब युग्मनज बन गया, वहां तक कहलाता है आपका निषेचन। उसके बाद जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सब आपकी घटनाएं आती हैं निषेचन पश्च घटना में। जैसे कि युग्मनज से क्या बनेगा? आपका युग्मनज से भ्रूण बनेगा। भ्रूण आपका क्या करेगा? ग्रोथ करेगा, वृद्धि करेगा, उससे आपका क्या बन जाएगा? नया जीव बन जाएगा, जिसको हम बोलते हैं भ्रूणोद्भव, मतलब भ्रूण का उद्भव। ये आपकी पूरी अभिक्रिया को हम बोलते हैं निषेचन पश्च घटना। ठीक है फ्रेंड, इसके अंदर लिखेंगे युग्मनज से भ्रूण पहले लिखेंगे निषेचन के पश्चात युग्मनज से भ्रूण बनता है। निषेचन के पश्चात आपका युग्मनज से क्या बनेगा? भ्रूण बन जाएगा, और ये भ्रूण विकसित हो क्या आपका भ्रूण विकसित
होकर नया जीव बना लेता है। जो आपका भ्रूण होता है ये विकसित होकर क्या करेगा, नया जीव बना लेगा, नया जीव बना लेता है। भ्रूण से नए जीव का बनना भ्रूणोद्भव कहलाता है। आपका जब भ्रूण विकसित होकर नया जीव बन जाएगा तो इस क्रिया को बोलते हैं हम भ्रूणोद्भव। इस पूरी क्रिया, आपका क्या बना, युग्मनज से भ्रूण बना, भ्रूण से नया जीव बना, इस पूरी क्रिया को बोलते हैं हम निषेचन पश्च घटना। इस पूरी क्रिया को निषेचन पश्च घटना कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्या होगा आपका, निषेचन के पश्चात युग्मनज से क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा, भ्रूण से आपका नया जीव बन जाएगा विकसित होकर, और इस पूरी क्रिया को हम बोलेंगे निषेचन पश्च घटना। ठीक है, क्या हुआ आपका, पहले आपका बना निषेचन के दौरान आपका बना युग्मनज। ठीक फ्रेंड, ये युग्मनज आपका विकसित हुआ, इसने ग्रोथ की, इसने बनाया आपका भ्रूण। अब इस भ्रूण ने वृद्धि की और आपका बना दिया कोई नया जीव। तो ये जो पूरा जो क्रिया चली है, आपका युग्मनज से भ्रूण बना, भ्रूण से नया जीव बना, ये पूरी क्रिया कहलाती है आपकी निषेचन पश्च घटना। ठीक है फ्रेंड, हमने तीनों टॉपिक कवर कर लिए। पहला जो आपका लैंगिक जनन के अंदर जो थी 3 घटनाएं थी। पहली घटना थी आपकी निषेचन पूर्व घटना, दूसरी घटना थी आपका निषेचन, और तीसरी घटना जो कि ये लास्ट थी, ये है आपका निषेचन पश्च घटना। ठीक है, निषेचन पूर्व घटना में हमने 2 पढ़ी थी, एक तो पढ़ा था आपका युग्मकों का जनन और दूसरा पढ़ा था हमने युग्मक स्थानांतरण। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद हमने फिर निषेचन पढ़ा और निषेचन के बाद हमने पढ़ा निषेचन पश्च घटना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद छोटे छोटे टॉपिक और हैं 2-3, उसको और कवर कर लेते हैं, उसके बाद आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका, जो अगली वीडियो होगी उसमें नेक्स्ट चैप्टर है आपका पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद हम अगला टॉपिक है हमारा अनिषेक जनन क्या होता है। अगला एक क्वेश्चन है, आप उसको टॉपिक की तरह लिख लीजिए, जिसको बोलते हैं हम अनिषेक जनन। अनिषेक जनन, इसके नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, अनिषेक जनन। अनिषेक जनन ये क्या होता है, कभी कभी देखो ऐसा हो जाता है, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि बिना निषेचन की क्रिया के ही किसी नए जीव को जन्म दे देते हैं। होते तो वो क्या है, वो आपके लैंगिक जनन करने वाले जीव होते हैं, लेकिन वो कभी कभी ऐसा करते हैं कि बिना निषेचन के ही नए जीव को जन्म दे देते हैं। तो उस क्रिया को बोलते हैं हम अनिषेक जनन, यानी बिना निषेचन के नया जीव का बनना आपका अनिषेक जनन कहलाता है। और ये होता है आपका मधुमक्खी में। मधुमक्खी जो होती है ना, जो आपका मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, जो हनी बी होती है, वो 3 तरह की होती है। एक तो होती है आपकी ड्रोन, और एक होती है आपकी क्वीन, और एक होती है आपकी वर्कर। जो क्वीन जो होती है वो आपकी बिना निषेचन के ही ड्रोन को आपकी पैदा कर देती है। बिना निषेचन किए ही आपका क्या करेगी, वो जो आपकी जो क्वीन मधुमक्खी होगी, जो क्वीन हनी बी होगी, वो आपका बिना निषेचन के ही ड्रोन को पैदा कर देगी। फिर वो ड्रोन और मधुमक्खी आपस में क्या करते हैं, निषेचन की क्रिया करते हैं, और फिर आपकी वर्कर बनती है। ठीक है, तो याद रहेगा अनिषेक जनन क्या होता है, ऐसे अनिषेक जनन वो होता है जिसमें बिना निषेचन के ही नया जीव पैदा हो जाए, तो उसको बोलते हैं अनिषेक जनन। इसमें लिखेंगे बिना निषेचन के जनन की क्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं, यानी बिना निषेचन के कोई नया जीव
पैदा हो जाए उसको बोलते हैं आनिसिक जनन। इनमें मादा युग्मक नर युग्मक से मिले बिना ही युग्मनज में बदल जाता है। क्या लिखेंगे इसमें? लिखेंगे बिना निषेचन के जनन की क्रिया को अनिषेक जनन, बिना निषेचन की क्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं। इनमें मादा युग्मक नर युग्मक से निषेचन किए बिना ही युग्मनज में फ्रेंड्स, अनिषेक जनन क्या होता है? बिना निषेचन के जनन की क्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं। एक ऐसा जनन जिसमें निषेचन की क्रिया ही ना हो उसको बोलेंगे अनिषेक जनन। इनमें क्या होता है? इनमें मादा युग्मक नर युग्मक से बिना निषेचन किए, यानी कि मादा युग्मक नर युग्मक के साथ जुड़ता ही नहीं है और क्या करता है? वो युग्मनज में बदल जाता है। इस अभिक्रिया को बोलते हैं हम अनिषेक जनन। और इसका उदाहरण ये किस में होता है? ये मधुमक्खियों में होता है और छिपकलियों में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपका कंप्लीट हो गया अनिषेक जनन। इसके बाद अगला टॉपिक आपका आता है अंडपृजक व सजीव प्रजक क्या होती है। अंडपृजक जीव किसको कहते हैं और सजीव प्रजक जीव किसको कहते हैं? अंडपृजक जीव का मतलब है ऐसे जीव जो कि अपने शरीर के बाहर अपने बच्चे को पैदा अपने शरीर के बाहर ही अपने बच्चे को क्या करते हैं? उसकी परवरिश करते हैं, उसको बोलते हैं अंडप्रजक। और सजीव प्रजक वो होते हैं जिसमें कि मादा जो होगी वो अपने शरीर के अंदर अपने बच्चे को रखेगी, उसको बोलेंगे हम सजीव प्रजक। ठीक है, तो पहला लिखेंगे हम अंडप्रजक। पहले हेडिंग डालेंगे हम अंडप्रजक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ओविपेरस। अंडप्रजक, इसके अंदर लिखेंगे अंडप्रजक जीव कौन होते हैं? वे जीव जिनमें युग्मनज का विकास मादा शरीर के बाहर होता है तथा वे कैल्शियम युक्त कठोर कवच से ढके रहते हैं, अंडप्रजक कहलाते हैं। ऐसे जीव वे जीव जिनमें युग्मनज का विकास मादा शरीर के बाहर होता है एवं ये कैल्शियम युक्त कठोर कवच से ढके रहते हैं। क्या कहलाते हैं? अंडप्रजक कहलाते हैं।
अंडप्रेजक कहलाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अंडप्रेजक क्या होते हैं? वे जीव जिनमें युग्मनज का विकास मादा शरीर के बाहर होता है एवं ये कैल्शियम युक्त कठोर कवच से ढके रहते हैं, अंडप्रेजक कहलाते हैं। देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है, अंड, अंड का मतलब अंडा। ऐसे जीव जिनमें क्या हो, जिनके अंदर निषेचन तो उनके बॉडी के अंदर हो, जिनका निषेचन कहाँ हो? उनके बॉडी के अंदर हो, लेकिन निषेचन के बाद वो अपने युग्मनज को क्या करें? उन मादा अपनी शरीर से बाहर निकाल के उसका विकास कराए, तो उसको बोलते हैं हम अंडप्रेजक। और इनका जो युग्मनज होता है, जो वो कैल्शियम का बना, जो अंडा होता है ना, उसके जो बाहर की जो सरफेस होती है, जो वाइट वाइट हो, जो कठोर सरफेस होती है, उसको वो जो होती है वो आपकी कैल्शियम की बनी होती है। ठीक है, तो ऐसे जीव जिनमें क्या हो? युग्मनज का विकास जो हो मादा शरीर के बाहर हो एवं ये कैल्शियम युक्त कठोर कवच से ढके हों, उनको बोलते हैं हम अंडप्रेजक। और इसका एग्जाम्पल है आपका मेंढक और पक्षी। उदाहरण में लिखिए इसका, उदाहरण में लिखिए इसका आपका पक्षी। जितने भी पक्षी होते हैं आपके, जितने भी आपके वर्ड्स हैं, सब में क्या होता है? इनके सबके क्या कहलाते हैं? आपके अंडप्रेजक कहलाते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद आपका आता है सजीव प्रजक। इसके बाद में आता है आपका सजीव प्रजक। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेबी पैरस। सजीव प्रजक कौन होते हैं? सजीव प्रजक वो होते हैं जिसमें युग्मनज का जो विकास हो वो मादा शरीर के अंदर हो। युग्मनज का विकास कहाँ हो? मादा शरीर के अंदर हो, उनको बोलते हैं सजीव प्रजक। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अंदर लिखेंगे वे जीव जिनमें युग्मनज का विकास मादा के शरीर के अंदर होता है तथा निश्चित समय अवधि बाद प्रसव क्रिया के द्वारा शिशु को जन्म दिया जाता है, उन्हें सजीव प्रजक कहते हैं। इसके अंदर लिखेंगे वे जीव जिनमें युग्मनज का विकास, जिनमें युग्मनज का विकास मादा शरीर के अंदर होता है तथा एक निश्चित समय अवधि के पश्चात प्रसव द्वारा शिशु को जन्म देते हैं। सजीव प्रजक कहलाते हैं। और इसका उदाहरण है आपका मनुष्य, बंदर, गाय। इसके उदाहरण में लिखेंगे हम, उदाहरण मनुष्य, बंदर तथा गाय। और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, सजीव प्रजक कौन होंगे? वे जीव जिनमें युग्मनज का विकास मादा शरीर के अंदर होता है तथा एक निश्चित समय अवधि के पश्चात प्रसव द्वारा, प्रसव का मतलब डिलीवरी के द्वारा शिशु को जन्म देते हैं, सजीव प्रजक कहलाते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा, निषेचन तो होगा, निषेचन होने के बाद जो युग्मनज का अगर मान लीजिए निषेचन हुआ, अगर युग्मनज मादा शरीर के बाहर विकास कर रहा है तब तो वो होंगे आपके अंडप्रजक, और आपका युग्मनज मादा शरीर के अंदर आपका विकसित हो रहा है, विकास कर रहा है, तो वो आपके होंगे सजीव प्रजक। ठीक है फ्रेंड, तो ठीक है फ्रेंड, ये आपका जो पहला चैप्टर था, हमारी जो पहली यूनिट है रिप्रोडक्शन जनन, उसका पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये आज आपका कंप्लीट हो गया। इसमें अप्रोक्स आपके सारे ही टॉपिक जितने भी थे वो मैंने सारे कवर करा दिए हैं। अगर आपको अभी भी लगता है कि कोई टॉपिक छोटा हुआ है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मुझको बता सकते हैं कि आपका कौन सा टॉपिक रह गया, मैं आपको उसका बता दूंगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको अगर वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, और हाँ, अगर आपने पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले जो इसकी 2-3 वीडियो और है इस चैप्टर की, पहले उनको देखिए। अगर आप बीच में से देखेंगे तो आपको समझ में ये नहीं आएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमारी वीडियो में अगर आपको कोई भी कमी लगे तो आप मुझको कमेंट में बता सकते हैं, या आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो मुझे आप कमेंट में बताइए, मैं आपकी उसका अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूँगा दोबारा से। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा, इतनी गर्मी में बना रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा पसीना पसीना हो गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। और आपको अगर कोई कमी है, आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। ओके फ्रेंड्स, बाय। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका नया टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट, जिसको हिंदी में कहते हैं पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।